मेरी माँ की सहेली का बेटा खुसरा था। माँ ने लालच में आकर मेरी शादी उससे कर दी। क्योंकि मेरी माँ की सहेली करोड़पति थी। सुहाग रात पर सेज पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी मैं, कि तभी शौहर कमरे में आया। मैं हैरान रह गई। वो तो बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मुझे मुंह दिखाई दी। पूरी रात हम बिस्तरी करते हुए गुजर गई। सुबह एक शोर से मेरी आंख खुली। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ आया। मेरा नाम अरूज है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली। मैं अकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी। मुझे लाड प्यार नहीं मिल सका था जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालती अपनी माँ को काम करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामू के घर रहते थे और मेरी माँ भी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ एक बंगले में काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन की खातिर बीवी को कभी भी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो भी मेरी माँ और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। मैंने कई बार देखा माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपनी बहन को याद किया करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। एक और उनकी बहन थी, लेकिन वो मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी शादी भी हो गई थी और अब वो दूसरे मुल्क में रहती थी। उनका नाम समीना था। मेरे मामू हमेशा कहते थे कि उन्होंने भागकर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें बेटी बनाकर पाला। उन्हीं के मुंह पर कालक पोंछ कर चली गई वो। इसलिए खुदा ने उन्हें सज़ा दी और उनकी पहली औलाद उन्हें कन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वो भी अपने माँ बाप के साथ उसी मुल्क में उनके साथ रहता था। ये सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई। मैंने खूब कद काट और रंग रूप पा लिया था। मेरी खूबसूरती हर कोई मुतासर होता जो मुझे देखता देखता ही रहता था। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए वो तीनों भी मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थीं। मामी का रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर मेरी माँ को कहती थी कि अपनी बेटी पर नज़र रखो कि अपने बाप के और अपनी मासी के कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि न जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए इतनी नफ़रत दिल में रखती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की बेटियाँ मुझसे कहने लगी, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से इजाज़त ले लो। लेकिन यह बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है, तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक़ में बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी माँ पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से बहुत फिक्रमंद रहती थी, इसलिए फ़ौरन ही मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामी की बेटियां भी आ गईं। वो मुझे बड़े से होटल में लेकर गई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाने का और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक बनता है। तुम्हारा भी तो दिल करता होगा कि बाहर घूमूं फिरूं, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब मज़े करो। वो तीनों मुझे एक मेज़ पर बिठाकर यहाँ से चली गई और मुझसे ये कहकर चली गई कि हम लोग खाने का ऑर्डर लेकर आते हैं। मुझे वहाँ अकेला डर तो लग रहा था और अपनी माँ से झूठ बोलने का भी, पर मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन सोचा थोड़ी देर की तो बात है और फिर घर ही तो चले जाना है। अभी ये सब कुछ सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। अपने मामू की बेटियों की तलाश में मैं इधर उधर देख रही थी और वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से खुद ही वहाँ से उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि अब वहाँ बैठना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मामू की बेटियाँ तो घर वापस आ चुकी थीं और बाहर सहन में बैठी थी, जबकि उसी सहन में बीचों बीच मेरी माँ भी बैठी अपना सर पकड़े हुए थी और मामी ने चीख चीख कर घर पूरा सर पर उठा लिया था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं ना समझे से बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं तो सही। उसी तमाशे में आखिर
आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी माँ खामोशी से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और मुझे पीटता हुआ देखती ही जा रही थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुंच चुका था कि वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथों कैसे रुसवा कर सकती है और कैसे किसी को मारते पीटते देख सकती है। आखिर मामू को ही मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से बोल दिया कि मामू, मैं आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी। जिस पर वो साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी जबकि हम चारों साथ में ही गए थे। तो फिर मेरे मामू की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकाल कर सबके सामने खोल दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर कांपने लग गई। वहाँ तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था और मेरी कज़न ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर उसी होटल के पास है और वापसी पर यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ी तोड़ डाले थे और मामू भी एक लफ्ज़ भी सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से जाने का हुक्म दे डाला। कब से खामोश बैठी मेरी माँ ने अब होंठ हिलाते हुए कहा और बस इतना ही कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी ख़त्म हो गया है। मैंने माँ के पाँव पकड़े और कहा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाओ और ख़ुद इस उम्र में यूँ दर दर की ठोकरें ना खाओ। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मामू को घर छोड़कर अब मुझे अपने साथ लेकर एक ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ जा रहे थे, कोई मंजिल मालूम नहीं थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और ख़ूबसूरत इलाके में आ गए। उन 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की और बस सफ़र में चुपचाप ही रही। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर यकीन नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ चौकीदार बैठा हुआ था। उसने गेट खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर और बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर बाहर लौट कर आ गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत आई। उन्होंने बहुत ही महंगा और अच्छा सूट पहना हुआ था, जबकि माँ ने इतने दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। मेरी माँ फ़ौरन उस औरत से हंसकर मिली और दोनों आपस में यूँ मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी निभा रहे थे। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ लपकी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मासी है और ये अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ गई है। मुझे जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ही ये भी सोचने लगी कि माँ को मासी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे से ताल्लुक़ में थीं? अब मैं कुछ नॉर्मल सी हो चुकी थी और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें भी की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही ज़्यादा चाहत हो गई थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटे को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने के वाले थे, तो नरम बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और उस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने मुझसे कहा कि वो जल्द ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती है। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने दिल से कहा कि नहीं माँ, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो यकीन कर लेती। और मैं आपको चीख चीख कर यकीन दिलाती रही कि मामू की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वो मुझसे खुद ही वहाँ पर चलने के लिए बोल रही थी और वो खुद ही मुझे वहाँ पर लेकर चली गई थी और उस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो तीनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई और वो लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को यकीन दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा लेकर रखा हुआ है, आपने भी तो झूठ बोला है, सबसे आप चोरी छुपे मासी से मिलने आती रहती हो। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी माँ ही नहीं है। जैसा मैं जानती हूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दो, मगर मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम तो मत लगाएं। अपने भाई और उसकी छोटी मकार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ तो मत उछालें।
तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर 7 आसमाने गिरा डाले और कहा कि अगर तुम समीना के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वो एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम भी ना भी लगता तो भी तुम्हारी शादी मैं समीना के बेटे से ही करने वाली थी, मगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी माँ की इस संग दिली पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं फ़ौरन मान गई। अगले ही दिन मैंने मासी को ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तो मासी भी खुश हो गई और मेरे सदके वारी जाने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन खुशी तो मुझे भी नहीं थी और मुझे दिल से वो बेटी मान रही थी। कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं बैठी रही। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठ सकी और उठकर उन्हें ढूंढने लग गई। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे कमरे से खटपट की आवाज़ आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई गथियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। और मुझे समझ आया कि मासी ने मेरी माँ को पैसे का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट आकर आ गई। माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को कहा कि आपका लालच मैं देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ अपने दुखड़े सुनाने शुरू करने लगी, कहने लगी कि वो बहुत ही अमीर है और हमारे पास बचा ही क्या है। उन पैसों से हम घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और तुम भी शादी करने के बाद अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लेना और ये सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा। मैंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ धोखा है, जो आप कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं। माँ ने मुझे जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी इन्हें धोखा वापस लौटा रहे हैं। पहले समीना मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उसने शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप ने समीना को सगी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो उस वक्त बिस्तर से जा लगी और खुदा को प्यारी भी हो गई। आज समीना के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब ज़िंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो इसे भी गंवा बैठे तो क्या होगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं मानती हूँ कि इन सब लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रही हैं उसके बाद इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस रात माँ मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठते साथ ही मासी का रवैया बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी ग़ुलाम बन चुकी थी। मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगी। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राज़ी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और उसी दिन सुबह ही सादगी से मेरी शादी हसनैन से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई, कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहीं चली गई थी। माँ के लालच ने मुझ पर बहुत ही बुरा असर डाल दिया था। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। रात होते ही मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी नहीं आई थी। मगर अब तो इस कमरे में न जाने कब तक घोट घोट कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले उसने मेरी माँ के हक़ पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा भी कर लिया। मैंने अपने शौहर को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं मासी ने मुझे अपने बेटे को क्यों नहीं देखने दिया था। शादी के वक्त भी मेरे शौहर के चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। मैं चुप बैठी रही और अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। मेरा शौहर जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं उसे अपनी निगाह हटाना भूल गई। आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम सा लग रहा था, कहीं से भी वो किन्नर नहीं लग रहा था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो एक अधूरा था। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया। वो इंसान मेरे पास आकर बैठ गया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा शौहर हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हाल चाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। हसनैन ने मुझे मुँह दिखाई का कीमती तोहफ़ा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला किन्नर क्या सुहाग रात मना लेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा था। मैं उसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती जा रही थी। पूरी रात हसनैन मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिश करता जा रहा था। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरा शौहर तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सो गई और सोते हुए हसनैन की तरफ निगाह डाली और उसके चौड़े से सीने पर अपना सर रख कर सो गई। और सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे से वो आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरत से चीख मारकर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले उस लड़के के अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा किन्नौरों का होता है। जबकि मेरा शौहर कमरे से गायब था। मैंने पूछा, अम्मी जी ये कौन है? तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ये तो तुम्हारा शौहर है। ये रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, देर से वापस आया, दूसरे कमरे में ही सो गया। मैं कभी अपने शौहर को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी की अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ नहीं बता पा रही थी कि रात को कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था, और मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। मेरे साथ कितना बड़ा मजाक हो चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक कर लिया और अपने आलसी शौहर को देखने लगी, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला पतला जिस्म और रंग ढंग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और ज़ोर ज़ोर से तालियां भी बजा रहा था। रात कमरे में जो आया था वो लंबा चौड़ा मर्द था और बहुत हैंडसम था। रात वाला एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अचानक ही मेरे हाथ अपने होठों की तरफ चले गए जहां उस रात वाले लड़के ने प्यार की मुहर वहीं पर लगाई हुई थी। मेरी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। भला इस किन्नर के साथ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी, मगर क्या करती। मैं चुप हो गई। मेरे शौहर को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने शौक में गुम रहा और मुझसे बहुत ही कम बात करता था। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया और ये सोचा कि चलो बहुत अच्छा है कि मुझसे कम मिलता है और अपनी दुनिया में गुम रहता है, बिजी रहता है। कुछ वक्त बाद मेरे किन्नर शौहर ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे शौहर के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं थे और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा होगा कि यहाँ से चला जाए। बार बार मुझे अपनी नज़रों के सामने देखकर उससे घिन आने लगी और फिर कुछ ही वक्त के बाद वो चला गया। अब इस इतने बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले रहते थे। घर में पड़े पड़े मैं क्या करती। अपनी सास के साथ उसके काम में हाथ बटाने लग गई। सबसे पहले तो मैंने किचन की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मैं रोज़ रोज़ नए नए खाने बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार का और एक हमसफ़र के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत याद आती थी, बहुत याद सताती रहती थी, जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत की बात थी कि आखिर इसका मकसद क्या था और वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी थी, जिसने कभी भी पलकर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मेरी सास इकट्ठे बाजार गए। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उसी लड़के पर पड़ी जब मैं अपने मामू की बेटियों के साथ होटल गई थी और वह मेरे साथ बैठा हुआ था। यही तो उन सब बातों का जिम्मेदार था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सब कुछ बता दिया कि उस दिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामू की बेटियों ने कहा था। उस वक्त दिल से आवाज़ आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ पर मौजूद होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपनों ने ही मुझे उनकी नज़रों से गिराने के लिए ड्रामा रचाया था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती तो तब भी कुछ भी न करती और कुछ भी न कहती, क्योंकि उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद मेरी सास घबराती हुई मेरे पास आई। उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा।
उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और जल्दी से अस्पताल पहुँच गई। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास लेकर आई और दिन रात उनकी खिदमत में लग गई। साथ ही साथ इस मुश्किल वक्त में मेरी साथी ने मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी आदमी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सामने वाला इंसान नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो इंसान खिड़की से चला गया। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा और मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले दिन से मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखना शुरू कर दी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई उनके, और उस कमरे में मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उसी इंसान पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब मेरी सास इस लड़के को पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी खिदमत में लगी थी। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले में कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम्हारी लालच ने हमें इन हालातों में लाकर फेंक दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़रूर मेरी सास का इरादा होगा कि इनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया था ताकि उन्हें उनके ख़ानदान का चश्म और चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं ये हकीकत सबके सामने लेकर ही आऊँगी। अगले दिन मैं उस कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वो लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अब मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और वो लड़का अंदर आया। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर में तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा कि उस रात तो तुमने मुझे धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी लफ्ज़ मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ, जान तो तुम मेरी हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी जान हो, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं भी उसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा शौहर नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर बोला मैं उसकी बाहों में और उसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे ज़ख्म हरे करते जा रहे हो। उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे न जाने कितने ख्वाब दिखाए और मैं भी कितनी खुश थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो गई है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला हैंडसम शौहर मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो अजाब बनने वाली है। मेरी ज़िंदगी में तो शौहर का प्यार नहीं है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसी सिसक सिसक कर गुजरने वाली है। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसने मेरे आंसू साफ़ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मेरे दिल को और ज़्यादा मत दुखाओ, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ मत दो। मैंने चीख मार कर कहा, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इस घर में क्यों आते हो और इस घर से क्या लेना देना है तुम्हारा। उसने जवाब दिया, जिसे तुम मासी कहती हो मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और वो जो कि किन्नर था और बदनसीबी से मेरा शौहर भी था। मैं अब उस लड़के से और कुछ पूछने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। वो कह रही थी कि ये मेरा ही बेटा है। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन था जिसे मेरा शौहर आप बता रही हो, जिससे मेरी शादी हो गई है। आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई।
मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत पक्की सहेलियाँ थीं। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा सौतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनकी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम कुलसूम था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। कुलसूम के माँ बाप मुझसे बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। कुलसूम मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी मुझसे पहले ही होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने कुलसूम का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब कुलसूम के मंगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले दिन ये कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। सबको लग रहा था कि मैंने ही उसके मंगेतर को बहकाया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून तो सगा खून ही होता है। सब लोग कुलसूम के साथ थे और सब लोगों को मुझसे नफरत हो गई। सब कहने लगे कि वो ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी शादीशुदा आदमी से कर देंगे और 3 बच्चों के बाप के साथ वो मेरी शादी करके मुझे ब्याह देंगे। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक काट दी है, यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम अब हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसी हो वैसी रहो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मैं अमजद के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और अमजद आपस में प्यार करने लगे। अमजद ने फैसला किया हम भाग कर शादी करेंगे और इस तरह मेरी और अमजद की शादी हो गई। कुछ वक्त तक सब लोग हमसे नाराज़ रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हो गया। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो कुलसूम मेरे घर पे रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सब घर और ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई ये समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस को यकीन दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। और फिर मैं और अमजद तंग आ गए लोगों की बातें सुन कर। फिर मैंने और अमजद ने ये मुल्क को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। फिर भी अपना दिल मैंने बड़ा ही कर रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रिश्ते की बात मुझसे तय कर दी थी। लेकिन उसके बदले उसने मुझसे 70 लाख की मोटी रकम मांग ली। मैं भी बहुत ज़्यादा मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने ज़िद लगा रखी थी कि मैं शादी करूँगा तो अरूज से ही करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई, लेकिन मेरा दिल इस शादी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब माँ इतनी लालची हो तो बेटी भी लालची ही होगी। मैंने हसनैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले अरूज को आजमाओ, वो कैसी आदत की लड़की है जिसे मैं तुम्हारे शौहर बनाकर लाई थी। वो हसनैन का एक जानने वाला दोस्त था। मैंने उसे तुम्हारे शौहर बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। शादी की पहली रात मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी हसनैन तुम्हारे कमरे में चला गया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेकरार था। मैंने एक शर्त रखी थी कि हसनैन पहले तुम्हें आजमाएगा और फिर उसके बाद ही तुम्हारे सामने आएगा। जब तक तुम अपनी आजमाइश पर पूरी नहीं उतरती तब तक हसनैन तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची औरत तो नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा और कभी भी तुम्हारे दिल में मैंने कोई लालच नहीं देखा। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे शौहर और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने अपने शौहर और सास को माफ़ कर दिया। मेरी सास मुझे और हसनैन को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। हसनैन ने बेकरार से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अब मैं अपने शौहर हसनैन के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ वक्त के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से भी माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।